हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन क्लाइमेट के बारे में। इंडियन क्लाइमेट नाम सुन के ही थोड़ा सा भारतीय जलवायु को ये पहला क्वेश्चन उठता है कि इंडियन क्लाइमेट को कहते क्या है। तो इंडियन क्लाइमेट को मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। अब ये मॉनसून टर्म कहाँ से आया? तो मॉनसून जो शब्द है ये अरबी भाषा का मौसम शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतु। अरेबिक लैंग्वेज में मॉनसून को मौसम कहते हैं और मौसम का मीनिंग होता है सीज़न। तो इंडियन क्लाइमेट के 3 सीज़न होते हैं। चौथा भी है जिसको हम ऑटम के नाम से जानते हैं या रिट्रेटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 सीज़न को जैसे डिस्कस करना है। पहला सीज़न होता है रेनी सीज़न, सेकंड है विंटर सीज़न, थर्ड है समर सीज़न और फोर्थ जैसा मैंने आपको बताया जो ऑटम है जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु ये सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है जब मानसून वापस लौट रहा होता है। तो यहाँ पर हमें रेनी सीज़न को पहले डिफाइन करना है। आज रेनी सीज़न को इस लेक्चर में डिटेल से जान लेंगे, सेकंड में विंटर को जान लेंगे और थर्ड में समर सीज़न को जान लेंगे। उसके आगे फिर हम डिस्कस करेंगे जो अपना एक एयर प्रेशर है, वायु दाब है। तो अर्थ पर जो दाब पेटियां हैं उनको डिफाइन करेंगे। लो प्रेशर बेल्ट कहाँ क्रिएट होती है, हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ क्रिएट होती है, इंसोलेशन अधिक कहाँ रिसीव होता है, सूर्य ताप अधिक कहाँ प्राप्त होता है। देन अर्थ पर कैसे कैसे दाब पेटियां डिसाइड हुई हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन कैसा होता है, इनको हम डिटेल में जानेंगे एक एक वीडियो में। तो ये क्लाइमेट की जो वीडियो है दूसरी है। पहली हमने स्टार्ट की थी 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो इंडियन क्लाइमेट है, उसमें मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया था कि इंडियन क्लाइमेट के फैक्टर क्या क्या हैं, इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे हमने समझा था डिस्टेंस फ्रॉम सी, जब पृथ्वी से हम आपके समुद्र से जब दूर चलते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सी में क्या होता है, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो घटता चला जाता है। देन फिर आपको मैंने दूसरा कंपोनेंट उसमें समझाने का ट्राई किया था जिसको हम रिलीफ कहते हैं, उच्चावच। उच्चावच में आप जानते हैं जैसे कई बार आप नॉर्थ इंडिया घूमने गए तो नॉर्थ इंडिया में जो माउंटेन होते हैं उन माउंटेन के एक साइड में बारिश हो रही होती है, दूसरे साइड में बारिश नहीं हो रही होती है। तो माउंटेन क्या करते हैं, रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में एक अहम रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद में फिर हमने ऑल्टीट्यूड या फिर लैटिट्यूड को डिस्कस किया था। ऑल्टीट्यूड को ऊंचाई से मेज़र किया जाता है जबकि लैटिट्यूड क्या है, आपके पैरेलल लाइंस होते हैं। तो एवरी लैटिट्यूड पर क्या होता है, एक इंसोलेशन डिफरेंट रिसीव होता है। तो लैटिट्यूडनल बिहाफ पर ही हम अर्थ पर जो क्लाइमेटिक जोन है उन्हें डिफाइन कर पाते हैं। जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसको कहते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसको कहते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट किसको कहते हैं, टैगा क्लाइमेट क्या होती है, टुंड्रा क्लाइमेट क्या होती है, कॉनिफेरस जो वेजिटेशन होते हैं ये क्या होते हैं, मेडिटेरियन जो वेजिटेशन है ये कैसे होते हैं। देन फिर आपके आता है कैक्टस जो वेजिटेशन है, इनका जो आपके पार्ट है। तो ये सब इंसोलेशन के बिहा पर ही क्लासिफाइड किए गए। फिर साइंस के आधार पर जैसे आप पढ़ते हैं कि एक जीरोफाइट होता है जो इक्वेटोरियल रीजन में उगता है जिसको हम ट्रॉपिकल के नाम से भी जानते हैं, ट्रोपोफाइट जो होता है। और जो जीरोफाइट है वो डेजर्ट में उगता है, ट्रोपोफाइट है जो ट्रॉपिकल जोन में उगता है। देन आपके मीजोफाइट है जो मिड जो लैटिट्यूड होते हैं, मध्य अक्षांश पेटियाँ होती हैं, वहाँ पर आपको मीजोफाइट मिलेंगे। हाइड्रोफाइट है जो वाटर में उगता है। देन लिथोफाइट है जो चट्टानों पे उगता है। जो क्रायोफाइट है जो आपके बर्फ में उगती है वनस्पति। ऐसे वेरियस टाइप की वेजिटेशन है जिसको आप एक एक करके आसानी से समझ लेंगे। आज का पहला अपना टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, इसके कंसेप्ट को जानते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा जनरली बताऊं, तुमने जो मेरी क्लासेस भी देखी होंगी, मेरी क्लासेस में आपने ऑफलाइन में भी क्लासेस ली होंगी। तो इंडियन क्लाइमेट को जो अगर रेनी सीजन की हम शुरुआत करते हैं तो वो ये कहानी होती है, क्योंकि रेनी सीजन इंडिया में जो डिफाइन हुआ है वो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होता है। तो आप हेडिंग दें रेनी सीजन। रेनी सीजन वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु रेनी सीजन इंडिया में कब से लेके कब तक चलता है, तो ये 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक चलता है। तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे इसका टर्म 15 जून से लेकर
15 सितंबर तक चलता है। 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। रेनी सीजन में क्या होता है, देखो रेनी सीजन एक समर सीजन का पार्ट है। तो समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में जो सनरेज वर्टिकल होते हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होते हैं, वाइल स्लैंटिकल जो सनरेज होते हैं वो साउथ हेमिस्फीयर में होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सनरेज वर्टिकल होंगे तो जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जो लैंड है, तेजी से हीटिंग करेगा, और जब हीटिंग करेगा तो वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी। जस्ट अपोजिट ऑफ इट, अगर इसके आप अपोजिट में देखेंगे तो जो ओशियनिक पार्ट होगा वहाँ पर क्या है, वो तेज से हीटिंग नहीं कर पाता, ना तेज से कूलिंग कर पाएगा। तो जब तेज से हीटिंग नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या है, अगर टेरेस्ट्रियल पार्ट पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है तो ओशियनिक पार्ट पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। सेम यहाँ पर यही समझना है आपको। तो समर सीजन का पार्ट है रेनी सीजन, और रेनी सीजन में क्या होता है, जो इंडिया का गैंगेटिक वैली है वहाँ पर क्या होता है, जो ITCZ है, जिसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, अंत उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र, इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं, पीस बेल्ट भी कहते हैं, देन इसको डोलड्रम भी कहते हैं। ये इक्वेटर के पास में बनता है, 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में। बट सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग ITCZ अपनी पोजीशन चेंज करता है। जैसे ही आप देखते हैं सन अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो सन की रेज जून में वर्टिकल होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। उसी टाइम जो ITCZ है गंगा की घाटी में शिफ्ट हो जाता है। ये ITCZ है क्या, मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ। ITCZ अर्थ पर एक लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न दाब पेटी है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, जिसका औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। एवरी डे आफ्टरनून में यहाँ पर रेनफॉल होता है, प्रतिदिन दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है। तो अगर जून में ये गंगा की घाटी में शिफ्ट हो जाएगा, इट मीन्स गैंगेटिक वैली में निम्न दाब पेटी बन जाएगी, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी, और इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स ऑलवेज ब्लो करते हैं, पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, जो विंड हैं उनको थोड़ा सा समझना है। अब जो यहाँ पर मॉनसून विंड्स हैं, जब ये इंडियन ओशियन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर मूव करती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन से ये क्या है, इंडिया की ओर मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। तो इसको डिफाइन करने के पीछे हमारा एक कमीशन है, जिसको हम डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये IMD के नाम से जो इन शॉर्ट कहते हैं, IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी, 1873 में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, मौसम की भविष्यवाणी करता है, और यही बताता है कि भारत में मानसून का जो अराइवल है वो कितने टाइम तक होता है और कब से स्टार्ट होता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लगभग 5 जून को केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री कर लेता है। क्या बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट साउथ वेस्ट मानसून एंटर एट केरला कोस्ट। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर प्रवेश कर लेता है। उसने माना लगभग 5 जून। अब ये 7 जून भी हो सकता है, 8 जून भी हो सकता है, और उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने लगभग यहाँ पर माना है 5 जून। अब 5 जून को जैसे ये दक्षिण पश्चिम से पवनें एंट्री करती हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करेंगी, पवनें 2 भागों में बट जाएंगी। 2 भागों में कैसे बटेंगी, कुछ पवनें चली जाएंगी अरब सागर की ओर, जहाँ पर इसको ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी नाम दिया जाएगा, और कुछ चले जाएंगी बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर इसको ब्रांच ऑफ द बे ऑफ बंगाल नाम दिया जाएगा। इंडिया में 65% रेनफॉल होती है अरब सागर से, और 35% के अराउंड जो रेनफॉल होती है ये होती है बंगाल की खाड़ी से। अगर इंडिया में एक एनुअल एवरेज रेनफॉल देखा जाए तो
भारत में जो एक एनुअल एवरेज रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा है, एनुअल एवरेज रेनफॉल, भारत में एक औसत वार्षिक वर्षा है 117 सेंटीमीटर के अराउंड होती है। ये भारत में एक डेटा है जो आईएमडी देता है। तो यहाँ पर क्या है, लगभग 65% बारिश जो है ये अरब सागर से हो रही है और 35% जो बारिश है ये बंगाल की खाड़ी से हो रही है। तो हमें पहले डिसाइड करना है आपके अरब सागर की जो ब्रांच है इसको डिफाइन कर लें पहले, देन आफ्टर हम इसको डिफाइन करेंगे जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है। देखो जैसे ये अरब सागर के तट पर, मतलब ये केरल का तट है जहाँ पर ये पवनें सबसे पहले एंट्री करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पर। इन पवनों के द्वारा क्या होगा, इन पहाड़ियों से इनका टकराव होगा, मतलब ये पवनें इन पहाड़ियों से आकर टकराएंगी और दो भागों में डिवाइड होंगी। तो ये पवनें क्या करेंगी, जो ह्यूमिड विंड्स हैं ये वेस्टर्न घाट के, मतलब पश्चिमी घाट के पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट करेंगी। कुछ यहाँ पर घाट भी होंगे। घाट क्या होता है सर? ये घाट एक प्रकार का ना रास्ता होता है नदी के द्वारा, या फिर कोई गैप हो जाता है इस माउंटेन रेंज में, उसको यहाँ पर घाट कहा जा रहा है। उन घाटों से भी ये क्या करेंगी, पवनें एंट्री कर जाएंगी इंडियन पेनिनसुला में और वहां पर जाकर कुछ एरिया में रेनफॉल करेंगी। बट मैक्सिमम जो रेनफॉल रिसीव होगा इंडिया का ये कोस्टल एरिया होगा, जो तटवर्ती क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्रा में बारिश करेंगी। क्यों? क्योंकि यह ऊंचे ऊंचे माउंटेन से बना हुआ है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से टकराकर पवनें क्या करेंगी, इसी तट पर बारिश करेंगी। और यहाँ पर आपको ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। जैसे ये विंड थोड़ा सा ड्राई ऊपर उठेंगी, ये ड्राई होकर कैसे ऊपर उठेंगी, तो जैसे लाइक मान लो मैं यहाँ पर एक माउंटेन का डायग्राम बनाकर आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक माउंटेन रेंज है। अब इससे क्या है, जो पवनें हैं इस माउंटेन के पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट करती हैं। यहाँ से जो विंड है ये इसके पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट कर रही हैं। यहाँ पर देखा आपने कि ये पवनें इन पर्वत से टकराकर यहाँ पर इस एरिया में बारिश कर रही हैं। अब जैसे यहाँ पर बारिश करेंगे उसके बाद में ये विंड ड्राई होंगे, ड्राई होने के बाद में राइज हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, और ऊपर उठने के बाद में ये जब इस साइड में उतरेंगे तो यहाँ पर क्या है, इनके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं होगी, इनके अंदर ड्राईनेस होगा लेकिन कोल्डनेस भी होगा, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी नहीं जितना महासागर के तट पर इनके अंदर ह्यूमिडिटी थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो माउंटेन के ये शैडो में आ गए हैं, तो इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में रेन शैडो कहते हैं। रेन शैडो, वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये क्या है, रेन शैडो में आने की वजह से यहाँ पर आपको रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। और जैसी जो आपके एक विंड वार्ड एरिया होता है, को हम पवनमुखी ढाल कहते हैं, वहाँ पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये एरिया कहलाता है विंड वार्ड एरिया, पवनमुखी ढाल। और इसको हम कई बार रेन शैडो को ली वार्ड एरिया भी कह देते हैं, पवन विमुखी ढाल, ली वार्ड। तो ये क्या है, ली वार्ड है और विंड वार्ड है। तो यहाँ पर बारिश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और इस एरिया में बारिश आपको कम देखने को मिलेगी। सेम कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ये वाला जो आपके पश्चिमी घाट है ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बना हुआ है। तो अरब सागर से ये ह्यूमिडिटी लेकर आएंगे विंड्स और इसके कोस्टल एरिया पर हैवी रेनफॉल करेंगे। अगर इन्हें इंडियन पेनिनसुला में एंट्री करनी है तो पहले ये पर्वतों से टकराकर कोस्टल एरिया में हैवी रेनफॉल करेंगे, देन आफ्टर ये एंट्री करेंगे इंडियन पेनिनसुला में, इसलिए वहाँ पर आपको बारिश कम देखने को मिलेगी। जैसे इतिहास में तुमने कई बार सुना होगा कि विदर्भ जो एरिया है महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या है, टाइम पर मानसून नहीं पहुँच पाता और किसान क्या है कई बार फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड तक कर लेता है। ऐसा रीज़न तब बनता है क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है पूरी तरह से मानसून पर बेस्ड होता है। और फार्मर क्या करते हैं, सूदखोर साहूकार जो भी आपके एक लैंडर्स होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, उनसे क्या है पैसे उधार में ले लेते हैं ब्याज पर कि जैसी फसल आएगी तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। अब मान लीजिए आपके उन्होंने मानसून के आधार पर फसल को बोना स्टार्ट किया, मानसून टाइम पर आया नहीं, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, उसको इंटरेस्ट भी देना है, विद आपके कैपिटल भी लौटाना है, और नेक्स्ट टाइम के लिए फसल को भी बोना है, घर को भी चलाना है, और इधर से बच्चे भी आपके एक डिमांड रख रहे हैं, कहीं बेटी की शादी करनी है, हजारों तरह की उसकी डिमांड हो जाती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड तक कर लेता है। तो विदर्भ जो रीजन है महाराष्ट्र में, वो पश्चिमी घाट के शैडो में आ जाता है, इसलिए वहां पर बारिश कम हो पाती है। जैसे तुमने कई बार नाम सुना होगा, मैंगलोर है कर्नाटका में, मैंगलोर,
और एक बेंगलोर है कर्नाटका में जो उसकी कैपिटल है। तो मैंगलोर तो है एट द कोस्ट, मतलब पूरी तरह से तट पर है, और जो बेंगलोर है वो थोड़ा सा अंदर है। तो मैंगलोर में बारिश होती है 280 सेंटीमीटर, तो बेंगलोर में हो जाती है 180 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट अप्लाई होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से जैसे जैसे दूर चलोगे तो वर्षा का जो वितरण होता है वो कम होता चला जाता है। उसके बाद में ये पवने थोड़ा सा इसके पैरेलल पैरेलल बहने के बाद में यहाँ पर आती है आपके तापी की घाटी। अब तापी क्या है? तापी एक रिवर है जो बैतूल की पहाड़ियों से निकलने के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर डिस्चार्ज होती है। तो जहाँ से ये नदी एंट्री करती है अरब सागर की ओर, तो वहाँ पर क्या बड़ा सा एक इसका माउथ है, मतलब घाटी है। उस घाटी से ये पवनी क्या है, एंट्री कर जाएंगी और नॉर्थ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जाकर बारिश कर देंगी। कुछ पवनें ऐसी होंगी जो गुजरात की ओर एंट्री करेंगे, और गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ से अरावली स्टार्ट हो जाते हैं। तो तुमने कई बार सुना होगा कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती है, तो तुम जानते होंगे कि अरावली इस मानसून जो ब्रांच है, अरेबियन सी की ब्रांच है, इसके पैरेलल है, इसलिए वेस्टर्न राजस्थान ह्यूमिडिटी या रेनफॉल है वो रिसीव नहीं कर पा रहा। बट यहाँ पर कई कारण हैं, जैसे मैं 2 कारण आपको देने का ट्राई करूंगा। पहला कारण ये है कि अरावली, जैसा आप सुनते आए हैं कि अरावली इस मॉनसून के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर ये बारिश नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको क्लियरिटी नहीं, थ्योरी से बहुत कम क्लियर होता है ज्योग्राफी, जितना डायग्राम से समझोगे उतना ही तुम्हारे लिए ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये अरावली है, अरावली के नॉर्थ में आ जाते हैं शिवालिक। अब यहाँ से मान लीजिए आपके ये साउथ से अरावली के पैरेलल पैरेलल विंड्स ब्लो कर रहे हैं, ये इनके पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं, और जब ये पैरेलल पैरेलल जाएंगे तो ये अरावली है, ये अरावली है, और ये हिमालय ड्रॉ किया है मैंने। तो जब ये पैरेलल पैरेलल जाएंगे तो ये हिमालय से टकराकर पवने क्या करेंगे, इस एरिया में यहाँ पर रेनफॉल करेंगे, इस एरिया में यहाँ पे रेनफॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इस एरिया, इन पर्वतों से टकराकर इन पवनों ने यहाँ पे बारिश कर दी, और ये वाला एरिया क्या है आपके ड्राई रह गया। इसीलिए हम कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी अरब सागर की ब्रांच के समानांतर है। पहला कॉज तो ये है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत सुनते आए हैं। दूसरा कारण क्या है, देखो जून के मंथ में जो सन रेज होती हैं वर्टिकल, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरब मतलब अरब पेनिनसुला से भी गुजरती है, और वहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो जब जून के महीने में अरब सागर के पश्चिम की ओर चलेंगे आप, तो आपको क्या है, सऊदी अरेबिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये कंट्री मिलेंगे, और यहाँ पर आपको डेजर्ट ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आपने रब अल खली का नाम सुना होगा, तो ये सऊदी अरेबिया में मरुस्थल का नाम है। दस्ते लुत, दस्ते काबिर, ये ईरान के डेजर्ट के नाम है। जब इंडिया में और आप पाकिस्तान में आते हैं तो थार डेजर्ट है। देन आपके ईरान पाकिस्तान से लगा हुआ है ही, तो इन कंट्री के साथ में देखेंगे जब आप जून के महीने में, तो ये बहुत तेजी से क्या है, यहाँ से एक हीट वेव्स चलेंगे, मतलब इन्हीं को हम हॉट एंड ड्राई विंड्स बोलेंगे। अब एक बात सोचिए आप, जो अरब सागर की ओर से पवनें जा रही हैं ये तो ह्यूमिड विंड्स हैं, और जो ये वेस्ट एशिया की ओर से आ रही हैं ये ड्राई विंड्स हैं। मतलब वेस्ट एशिया से जो ड्राई विंड्स आएंगे और जो अरेबियन सी से ह्यूमिड विंड्स जाएंगे, तो इन ह्यूमिड विंड्स की ये ड्राई विंड्स ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये मॉनसून जो आपके पवने हैं ये बारिश नहीं कर पाएंगे पश्चिमी राजस्थान में, इसलिए ड्राई रह जाते हैं। तो सेकंड कॉज क्या जानते हैं यहाँ पर, कि पश्चिमी एशिया से आने वाली हॉट एंड ड्राई विंड्स के द्वारा भारतीय मानसून की आर्द्रता को अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। जो वेस्ट एशिया से हॉट एंड ड्राई विंड्स आते हैं, इंडियन मानसून की वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए वेस्टर्न राजस्थान में लीस्ट रेनफॉल रिसीव होता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपने और भी बहुत सारे कारण बताए गए हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें इसका स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर समझाने का ट्राई करता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हिस्ट्री में ये समझाने का ट्राई किया होता है कि राजस्थान के पश्चिम में डेजर्ट बनने के कारण क्या हैं। उन्होंने ये माना है कि जब लॉर्ड रामा श्रीलंका जा रहे थे तो उन्हें क्या है, श्रीलंका रामेश्वरम के पास और श्रीलंका के बीच में पानी मिला, और उस पानी को क्रॉस करने के लिए उन्होंने क्या है, तरह तरह के प्रयास किए, बट वो विफल रहे। बाद में उन्होंने क्या है, समुद्र देवता की पूजा अर्चना की कि ये हमें कोई रास्ता बता देंगे और हमारी सेना श्रीलंका के लिए प्रस्थान कर जाएगी। बट उस टाइम पर भी समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए, ये रामायण में भी दिखाया जाता है। देन
उसके बाद में गुस्से में आकर भगवान राम ने अग्नि बाण निकाला समुद्र देवता को सुखाने के लिए। तो उस टाइम पर वो घबराकर समुद्र देवता भगवान राम के सामने प्रकट हुए और उसके बाद में वो कहने लगे, भगवान अगर तुमने मुझे सुखा दिया तो पूरी नर प्रजाति है वो प्यासी मर जाएगी, इसलिए आप ऐसा ये जो आपके एक गलत कार्य है उसको करने से थोड़ा सा बचें। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें सुखाना नहीं है, तुम मुझे रास्ता बताओ कि मैं अपनी सेना को इस समुद्र के ऊपर से कैसे क्रॉस करवाऊं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी सेना में 2 बच्चे हैं तो सही, नल और नीर। एक बार एक महात्मा यज्ञ कर रहा था और ये बच्चे उसका क्या है जो भी सामान होता है वो जाकर नदी तालाब में फेंक आते थे और वो महात्मा परेशान हो गया था। गुस्से में आकर उस महात्मा ने इन बच्चों को अभिशाप दे दिया था कि अगर तुम कुछ भी फेंकोगे नदी में या तालाब में या पानी में वो डूबेगा नहीं। तो आज उन बच्चों का जो अभिशाप है वो आपके वरदान का काम करेगा, आप उन बच्चों से राम लिखवाओ पत्थर पे और आपकी सेना गुजर जाएगी। तो ये सॉल्यूशन तो उन्होंने दे दिया वहां पर, लेकिन उनसे ये पूछा गया कि बताओ ये अग्निबाण तो वापस जाएगा नहीं, इसको कहाँ पे छोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि अग्निबाण को भारतीय उपमहाद्वीप उस टाइम पर कहलाता था, ना पाकिस्तान था ना हिंदुस्तान उस टाइम पे नाम था, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप नाम देते थे। हिंदुस्तान तो ये आपके उर्दू वर्ड है। इंडस जो है आपके, ये इंडस नदी के किनारे जो बसते थे वहां से ये वर्ड ऐसे ऐसे ओरिजिनेट हुए हैं। भरत जो भारत मतलब भारत एक कबीला था, कबीला मतलब एक आपके ये दुष्यंत के पुत्र भरत नहीं है जिनके नाम पर ये भारत पड़ा हो, ऐसा नहीं है। भरत एक कबीला था जिसके नाम पे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा है। तो ये अलग हिस्ट्री में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझने का ट्राई करो। तो उनके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कुछ असुर रहते हैं, वहां पर वो राक्षस हैं, अगर आप अग्निबाण उधर छोड़ दोगे तो वो पूरा एरिया जो है बंजर बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा और वो प्यासे भूखे प्यासे वहां पे मर जाएंगे। मतलब उनके कहने का मतलब यह है कि भगवान राम ने ये बाण छोड़ा था थार डेजर्ट की ओर और तब जाकर ये मरुस्थल में कन्वर्ट हुआ। ये तो है, देखो मिथ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, कितना झूठ है कितना सच है, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है। लेकिन सच ये है, जो तुमको 2 एविडेंस मैंने दिए गए कि अरावली पैरेलल है इंडियन मॉनसून के और वेस्ट एशिया से आने वाली हॉट एंड ड्राई विंड्स इंडियन मॉनसून की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इन 2 कारणों की वजह से वेस्टर्न राजस्थान में रेनफॉल नहीं होती है, ये जेन्युइन है, साइंटिफिक कॉज है। उसके बाद में फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती है। देखो लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होगी, तो यहाँ से इस डायग्राम से समझो, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम है। अब ये क्या है, ये हिमालय है। अब हिमालय में क्या है, अनेक चोटियां हैं, जैसे तुमने नाम सुने हो, तो मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा उन चोटियों का नाम बताता हूँ। तुमने नाम सुना होगा माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,850 है। उसके बाद में कंचनजंगा चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा मकालू, मकालू ये नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। देन उसके बाद अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। देन उसके आगे नंगा पर्वत है जो इंडिया में जम्मू कश्मीर में है। देन उसके आगे फिर आप देखते हैं जो कामेट है। देन आपके देखते हैं नामचा वरुआ है। देन आपके गुरला मंदाता है। ये जैसी चोटियां हैं इस पर्वत श्रेणी पर। अब सोचिए ये पवने इन पर्वतों से टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ पे बारिश करेंगी, लेकिन ये क्या करेंगी, इस पर्वत के ऊपर भी चढ़ेंगी आफ्टर ड्राई। मतलब एक आर्द्रता खत्म होने के बाद पवन क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद में जब लद्दाख एरिया में एंट्री करेगी तो लद्दाख में जब पहुंचेगी तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं बची होगी, तो वहां पर वो क्या है, बहुत कम बारिश होती है। तो आंसर क्या होगा, लद्दाख में बारिश इसलिए नहीं होती क्योंकि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। लद्दाख में रेनफॉल ना होने का जो कॉज है, बिकॉज लद्दाख इज सिचुएटेड रेन शैडो ऑफ हिमालय। तो इंडिया में जो एक बारिश का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने जाना जो ब्रांच ऑफ अरेबियन सी है। उसके बाद में अब दूसरी ब्रांच की ओर चलते हैं जो बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी में जो आपके बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी से जो भारत के पूर्वी तट बारिश होती है, इसमें बहुत थोड़ा सा तो आपको अवेयर रहना है और थोड़ा अलर्ट भी रहना है, क्योंकि ये मॉनसून का जो अराइवल का टाइम है जून जुलाई का मॉनसून है। अब जैसे ये जून जुलाई में मॉनसून आता है तो ये वाला जो तट है इस तट को कहते हैं कोरोमंडल। और कोरोमंडल जो नाम पड़ा है तो ये तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक कर्नाटक था जिसको कर्नाटक के युद्ध भी कहा गया, कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक वॉर। अब एक कर्नाटिक जो वॉर हुए थे, ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में जो युद्ध हुए थे उनको समझना है यहाँ पर, तो वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। बट ये तमिलनाडु का जो तट है ये कर्नाटक के आधार पर कोरोमंडल नाम पड़ा है, जबकि
जो आज का कर्नाटक है, जिसको हम मैसूर कहते थे पहले, यहाँ की कन्नड़ भाषा होने की वजह से इसको कर्नाटक नाम दिया गया। तो आज का कर्नाटक अलग है, और जो एंशियंट टाइम में या फिर आपके मिडाइवल हिस्ट्री में जिसको हम पढ़ते हैं वो कर्नाटक अलग था। इसको कर्नाटक बोलते थे, कर्नाटक, ये वाला टर्म है इसके लिए। अब जून जुलाई में जैसे ये पवनें बहुत तेजी से एंट्री करती हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियों से डाइवर्ट हो जाते हैं, और इनके जो ईस्ट वाला पार्ट है, कोरोमंडल का तट है, वहां पर मानसून एंट्री नहीं कर पाता और समर सीजन में ये एरिड रह जाता है। तो जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन का क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो उसमें आप जानेंगे कि कोरोमंडल के तट पर एएस एरिड समर टाइप की क्लाइमेट मिलती है, क्लाइमेट हो, वेजिटेशन हो, ये एस टाइप की मिलती। और जब मालाबार के तट पर आओगे आप, जो केरल का तट है, यहाँ पर आपको AMW टाइप की मिलेगी, जो आपको मालाबार के तट पर जलवायु मिलती है। तो इनको हम अलग से पढ़ लेंगे, बस अभी हमें ये समझना है कि जून जुलाई में कोरोमंडल के तट पर बारिश नहीं होती है। अभी आगे की ओर बढ़ती हैं तो आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से एंट्री करती हैं इंडियन पेनिनसुला में और अच्छी खासी बारिश करती हैं। उसके बाद में जैसे ये बंगाल से एंट्री करते हुए बिहार में जाती हैं, झारखंड में जाती हैं, देन आफ्टर यूपी में जाती हैं, तो ऊपर आ जाता है ये हिमालय। ये हिमालय है और ये पवनें हिमालय से टकराकर गंगा की घाटी में घनघोर बारिश करती हैं, और जब ये ड्राई हो जाती हैं तो ड्राई होने के बाद में गंगा की घाटी से फिर आर्द्रता लेती हैं, ह्यूमिडिटी रिसीव करती हैं और गंगेटिक वैली में देन आफ्टर रेनफॉल करती हैं। अगस्त के अराउंड ये ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच पहुंचती है आपके दिल्ली, और इधर से भी अरब सागर की ब्रांच जाकर दिल्ली पहुंचेगी अगस्त के अराउंड। और फिर यहाँ पर दोनों मिलने के बाद में ये थोड़ा सा अब ईस्ट राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान की ओर, वहां पर जाकर बारिश करेंगे। और अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है, सितंबर में मानसून लगभग आपके ठंडा पड़ जाता है, इतना ज़्यादा मानसून का इफेक्ट रहता नहीं है। उसके बाद में यहाँ से जो पवनें हैं, कुछ पवनें चली जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ज़्यादातर आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे आप नाम सुनते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में एक अलग से नाम आता है जिसमें हम नाम सुनते हैं शिलोंग का पठार। ये शिलोंग का पठार क्या, की जो राजधानी है शिलोंग, उस क्षेत्र में जो पठार फैला हुआ उसको शिलोंग का पठार कहते हैं। और यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ आती हैं जिसको आप अच्छे से जानते हो, गारो, खासी एंड जैंतिया। लाइक मान लो मैं यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो ये गारो हिल्स हैं, और ये खासी हिल्स हैं, और ये जैंतिया हिल्स हैं। ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, गारो हिल्स, ये खासी हिल्स हैं, खासी हिल्स हैं, और ये जैंतिया हिल्स हैं, जैंतिया हिल्स हैं। 3 पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो क्या है, कीप नुमा। कीप देखा है आपने, जो अंदर से नैरो होता है, बाहर से खुला होता है। तो जो बंगाल की खाड़ी की पवनें होती हैं, इन पहाड़ियों में इजीली जाकर वो स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं। कभी तो वो गारों से टकराती हैं, कभी जैंतियों से टकराती हैं, और टकरा टकरा कर ये बादल क्या है, बारिश करते रहते हैं, और तब तक नहीं निकलते जब तक पूरी तरह से ये ड्राई नहीं हो जाते। इसलिए तुमने सुना होगा दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पहले कभी चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब उससे 15 किलोमीटर दूर मोहसिन राम है जो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन चुका है। मोहसिन राम ही खासी की पहाड़ियों पर है, मोहसिन राम ही खासी की पहाड़ियों पर है। ये दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मोहसिन राम। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। और एक वो क्षेत्र लद्दाख का जो लेह है, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होती है जिसमें मोर देन 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल है मोहसिन राम में। और लीस्ट या फिर जो मिनिमम रेनफॉल है ये लेह नामक स्थान पर होती है, लद्दाख की जो राजधानी है। यहाँ पर लेस देन बारिश होती है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। लेस देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है जो लेह स्थान है। जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है वो मोहसिन राम है, और जहाँ पे न्यूनतम बारिश होती है वो लेह है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, डेजर्ट की बात करेंगे, मान लो लेह ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर आपके राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा। राजस्थान में भारत का बहुत कम बारिश वो वाला पार्ट है प्राप्त करता है,
जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, इन एरिया में आपको बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। उसी से लगा हुआ है जो रण ऑफ कच्छ है, जो गुजरात में आता है। अब तुमने एक और नाम सुना होगा क्लास के एनसीईआरटी में कि सर एक एनसो होता है। एनसो क्या होता है? जिसको अल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहते हैं। एनसो, EL, अल नीनो और सदर्न ओसिलेशन, सदर्न ओसिलेशन, सदर्न ओसिलेशन, जिसको अल नीनो दक्षिणी दोलन कहते हैं। ये क्या होता है? एक थोड़ा सा जनरली समझ लो। मान लो ये क्या है? एक इंडियन ओशियन है। क्या बोला मैंने? ये इंडियन ओशियन है, ये हिंद महासागर है। और लाइक मान लो ये क्या है आपके? ये पैसिफिक ओशियन है। ये क्या है? पैसिफिक ओशियन है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ना दाब पेटियां, जिसको हम प्रेशर बेल्ट कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर इंडियन ओशियन में क्या है, लाइक मान लो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होगा। अगर यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। इट मीन्स यहाँ पर इन्वर्स एक रिलेशन होता है दाब पेटियों का पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच। उसी को हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है इंडियन क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर प्रत्येक 4 से 5 साल बाद उत्पन्न होती है। और वहां पर ये गर्म जलधारा क्या करती है? उत्पन्न होने के बाद में इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट करती है। जैसे ये पैसिफिक ओशियन में इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट करती है, तो वहां पर आ जाता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही एशिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का ट्राई करूँ डायग्राम से। मान लीजिए ये क्या है आपके? एक साउथ अमेरिका का मैं डायग्राम ड्रॉ करने का आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो आपके दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये है आपके जापान, जो होन्शु होक्काइडो आइलैंड है। अब मान लीजिए ये आपके यहाँ से 0 डिग्री इक्वेटर पास हो रहा है। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। अब इसी के तट पर यहाँ पर अल नीनो की जलधाराएं उत्पन्न होती है। ये अल नीनो है, अल नीनो है। अब ये क्या है? यहाँ से जलधारा इसके पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट करेगी। और जब इसके पैरेलल पैरेलल बहना स्टार्ट करती है, तो यहाँ से क्या है? ये जलधारा अब 2 भागों में डिवाइड होना स्टार्ट करेगी। ये जापान के पूर्वी तट पर एंट्री करेगी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एंट्री करेगी। तो जापान में यहाँ पर पूर्वी तट पर इसको बोलेंगे हम क्यूरोसियो, क्यूरोसियो की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा। और इसको बोलेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ऑस्ट्रेलियन करंट। इसको बोलेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अब कुछ ये पानी जो है आपके, जो गर्म जलधारा का है, ये सीधा ही बहता रहेगा। और जैसे ही सीधा बहता रहेगा तो यहाँ पर आ जाता है अपना प्यारा सा इंडिया। और इंडिया आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाता है इंडियन ओशियन। और इंडियन ओशियन में जब ये मॉनसून का अराइवल होता है जून जुलाई में, तो ये जलधारा इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करती है, इंडियन मॉनसून को कमज़ोर कर देती है। और परिणाम क्या निकलता है? भारत में सूखा पड़ जाती है। तो इस आधार पर जो अल नीनो का अफेक्ट है इंडियन क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और आपने देखा कि इंडिया में कई बार अल नीनो का अफेक्ट ऐसा आया है कि उसकी वजह से भारत में ग्रेट फैमाइन तक आ गए, महाअकाल, भीषण अकाल जैसी घटनाएं घटी हैं। तो ये रेनी सीजन के बारे में मैं आपको डिफाइन कर रहा था। तो रेनी सीजन क्या है? एक समर सीजन का ही पार्ट है जो 15 जून से 15 सितंबर तक आता है। और रेनी सीजन के टाइम पर जो सनरेज होती हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वर्टिकल होती हैं, साउथ हेमिस्फीयर में स्लैंटिकल होती हैं। इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो महासागर से या ओशियन से और सब कॉन्टिनेंट की ओर ब्लो करना स्टार्ट करती हैं। जब सब कॉन्टिनेंट की ओर ब्लो करेंगे, महासागर से आएंगे, तो वो ह्यूमिडिटी लेकर आएंगे और बारिश कर देंगे। इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बारिश प्राप्त होती है। तो रेनी सीजन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। सेकंड लेक्चर में हम विंटर सीजन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो रेनफॉल है वो विंटर सीजन में भी होती है। विंटर सीजन में जैसे आपने वेस्टर्न डिस्टरबेंस का नाम सुना है, रिट्रेटिंग मॉनसून का नाम सुना है। इंडिया में कुछ लोकल रेनफॉल के नाम भी हैं, जैसे आपने चेरी ब्लॉसम का नाम सुना होगा। चेरी ब्लॉसम क्या है? फूलों वाली बारिश होती है। ये केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के एरिया में होती है। मैंगो शावर होती है, जिसको आम्र वर्षा होती है, आम की खेती के लिए अच्छी होती है। ये भी केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के साउथ वाले पोर्शन में होती है।
कॉफ़ी शावर होती है जिसको हम कॉफ़ी वर्षा कहते हैं, ये भी आपको कर्नाटका में मिलेगी क्योंकि ये कॉफ़ी के लिए अच्छी मानी जाती है। टी शावर होती है, चाय वर्षा होती है, जो ये आपको असम में मिलेगी, असम में होती है। ऐसे आपको वर्षा के नाम मिलेंगे, उसी को हम डिफाइन करेंगे। तो पहले पूरा चैप्टर क्लाइमेट का कंप्लीट कर लेंगे, देन आफ्टर फिर हम बढ़ेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम है या फिर आपके जो फिजियोग्राफी है। तो मेरे हिसाब से बच्चों की डिमांड ज़्यादा फिजियोग्राफी की है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया के और वर्ल्ड के जो माउंटेन्स हैं उनको डिफाइन कर लेंगे। वहाँ पर फिर तुम्हें एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स को भी स्टडी करने का मौका मिलेगा कि अंतर्जनित बल है, बहिर्जनित बल है, वो कैसे काम करते हैं और कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, पठारों का क्या काम होता है, मैदानों का क्या काम होता है। ऐसे ही डिफाइन करेंगे। एक सीरीज चलेगी अपनी इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट को आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ, जितने भी जो आपके एसएसटी में आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस इतना करना है कि आपको ये अवेयर करते रहना है, ये थोड़ा सा एक इनोवेटिव थॉट देना है मेरे साथ कि सर थोड़ा सा इतना इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर आपको कुछ दिक्कत वॉइस में होती है, या फिर कुछ दिक्कत आपको समझने में होती है। अगर मैं फास्ट टीचिंग कर रहा हूँ तो उसमें भी आप बताओगे। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि इतना तो तुम काम कर ही सकते हो कि इतना टीचर को बताएं कि हाँ कहाँ पर हमें किस चीज़ की नीड है। क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन है तो सामने तो आप बैठे नहीं हो, जब सामने बैठे होते तो मैं आपके फेस से पहचान लेता हूँ कि हाँ किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, शेयर भी करते रहो, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा हिम्मत बनेगी कि हाँ मैं भी आगे मेरी मेहनत काम आ रही है। सो थैंक यू।